हरियाणा बना है और हरियाणा के जनक जो नेता अपने आप को कहते हैं, उनके किसी भी परिवार की हिस्ट्री आप उठा करके देख लो, परिवारवाद की शुरुआत वहाँ से हुई, घूम रही है। सारा राजनीति में सेटिंग का खेल है, सारा सेटिंग का खेल है, कंप्लीटली सेटिंग का है। जब इनके रसाई आती है तो सारे चीज़ें एक तरफ कर दी जाती हैं। जनता इनको तब दिखाई नहीं देती, ना इनको सामाजिक संगठन दिखाई देते। तब तो इनके परिवार का कोई नाम लेता है तो सामाजिक संगठनों का नाम ये बढ़ चढ़ करके लेते हैं और कहते हैं जनता की डिमांड पे हमने प्रत्याशी दिया कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो पॉलिटिशियन का बेटा राजनीति में क्यों ना आए। तो ऐसे अनेक नाम हैं जो अपने युवराजों को लॉन्च करना चाह रहे हैं। किसको कामयाबी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो जनता ने तय करना है। कि आरती राव कांग्रेस में जा सकती है, लेकिन इंद्रजीत जी इस चुनाव में भाजपा छोड़ करके, मंत्री पद छोड़ करके, एमपी से रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल तक स्वतंत्र प्रभार का केंद्रीय मंत्री पद का पद जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। बड़ी मुश्किल से 75,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते हैं। इस तरह से परिवारवाद है भी होने लग गया। तो इसको तो एक इलेक्शन कमीशन ही कोई बाउंडेशन लगा सकता है कि जिस इलाके के अंदर जिस आदमी की वोट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है कि वो केवल वहीं से चुनाव लड़ सकता है। हरियाणा टॉप देखना है सारे भाइयों ना, राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। आज का हमारा मुद्दा है राजनीति और परिवारवाद। हरियाणा में कोई भी ऐसी पार्टी छूती नहीं है जो परिवारवाद जहां हावी ना रहा हो। मैं कांग्रेस की बात करूं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बात करूं, जेजेपी की बात करूं या इनेलो की बात करूं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जहां पर परिवारवाद हावी ना रहा हो। ये सिंबल जो है ना, ये ठप्पा भाजपा पर हरियाणा में नहीं था, लेकिन ये ठप्पा पूर्व में उस समय लग गया जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डुमरखा के परिवार को राजनीति में एक तरह से लॉन्च किया अपनी पार्टी के सिंबल पर। जहां वीरेंद्र डुमरखा को राज्यसभा में भेजा, वहीं उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता को जो है विधायक की टिकट दी और उनके बेटे को सांसद का टिकट दिया। आज जो जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं वो मुद्दा है कि आज हरियाणा में चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूँगा भाजपा की और कांग्रेस की, इसमें कई ऐसे बड़े प्रदेश स्तरीय नेता हैं जो इन मौजूदा विधानसभा चुनाव में या निकट भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने युवराज को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। कुछ नेता अपने युवराज को लॉन्च कर भी चुके हैं जिन्हें उसमें कामयाबी मिली है, लेकिन कुछ लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके आने वाले निकट भविष्य में क्या परिणाम सामने आएंगे, इन बातों को जानने के लिए आज हम बात करेंगे राजनीति के कुशल विशेषज्ञ वीरेंद्र राठी जी से। राठी साहब, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति परिवारवाद मुख्य रूप से हावी रहा है और अब यहाँ तक हो गया है कि अपनी राजनीति को चमकाने के बाद हरियाणा की कई पार्टियों के नेता, प्रदेश स्तरीय नेता अपने युवराज को इन विधानसभा चुनाव में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि आपने शब्द का प्रयोग किया कुशल राजनीतिक विशेषज्ञ। मैं उस श्रेणी का तो नहीं हूं, लेकिन राजनीति में एक मेरी रुचि ज़रूर है। जहां तक आपने परिवारवाद की बात राजनीति में की, अगर आप हरियाणा बना है और हरियाणा के जनक जो नेता अपने आप को कहते हैं, उनके किसी भी परिवार की हिस्ट्री आप उठा करके देख लो, परिवारवाद की शुरुआत वहाँ से हुई। और जब आम जनता के बीच में बात चलती थी तो एक ही बहाना उनके पास होता था कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो पॉलिटिशियन का बेटा राजनीति में क्यों ना आए। और जनता ने कहीं के उसको स्वीकार कर लिया। चाहे आप चौधरी देवीलाल जी को के परिवार को लें, चौधरी बंसीलाल के परिवार को लें, चौधरी भजनलाल जी के परिवार को लें, पंडित भगवतलाल शर्मा जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, चाहे आप उनके परिवार को लें। और इसी लीग कर को देख करके कि जब सीनियर लीडर जो सीएम स्तर के हैं या केंद्रीय स्तर के नेता हैं कि वो अपने बेटे बेटियों को जब राजनीति में उतार रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन्हीं की नर्सरी में से नेता बने हुए लोग, उन्होंने भी इस पैटर्न को अपना लिया और जनाधार उन्होंने भी जोड़ लिया। तो अब इनकी भी मजबूरी हो गई कि वो भाग नहीं सकते जी। तो सबसे बड़ी देखा जाए तो एक समस्या है।
लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अगर आप चौधरी देवीलाल जी के परिवार को लेंगे तो चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे। उनमें ओम प्रकाश चौटाला जी राजनीति में 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली, विधायक भी रहे। चौधरी रणजीत सिंह आज वर्तमान में भी मंत्री हैं, 87 में भी मंत्री बने। और चौधरी प्रताप सिंह वो भी बहुत पहले एमएलए बन चुके थे। हाँ, जगदीश छोटे बेटे ऐसे थे जो राजनीति से जिन्होंने दूरी बना करके रखी। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटों को ले लो आप, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला। फिर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी को ले लो, नैना चौटाला। फिर उसके बाद दुष्यंत। हाँ, दिग्विजय की जो लैंडिंग है वो सफल नहीं रही, 2 बार ट्राई की। लॉन्च जो उन्होंने किया जींद से किया, एमएलए के बाई इलेक्शन में किया। बड़ी पार्टी का, नई पार्टी का निर्माण हुआ था, जनता ने नहीं स्वीकारा। तुरंत कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव के लिए सोनीपत गए, 50,000 वोटें वहाँ उन्होंने पाई। उसके बाद वो सफल उनका प्रयास नहीं हो पाया। अभय सिंह चौटाला जी के बेटों को ले लो, करण अर्जुन को, उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव पीछे कुरुक्षेत्र से लड़ा था। अब जिला परिषद का एक बेटा सिरसा में चेयरमैन के पद पर है जी, और दूसरा बेटा शायद सिरसा के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हमें वो फिर से नजर आए। चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को ले लो, आदित्य देवीलाल भी तो उन्हीं के परिवार का लड़का है, ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई का लड़का है, छोटे भाई जगदीश का। उन्होंने भी पीछे चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। चौधरी बंसीलाल का परिवार आप देखोगे, रणबीर सिंह महिंद्रा जी विधायक रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अनेक बार एमपी रहे, राज्यसभा में रहे, विधायक रहे, किरण चौधरी रही, उनकी बेटी सरुति रही। अगर आप भजनलाल जी के परिवार को देखोगे तो चौधरी भजनलाल रहे, उनकी पत्नी जसमा देवी जी रही, और कहीं न कहीं को चंद्रमोहन जी रहे, कुलदीप बिश्नोई रहे, उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई राजनीति में विधायक रही आस्ती से। उनका बेटा आज भव्य बिश्नोई जब हिसार से चुनाव लोकसभा का हार गए तो उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में छलांग लगाई और भाजपा से आज़ादमपुर से बाई इलेक्शन में विधायक बने। तो उसी प्रकार से कुछ और नेता जो हैं, जो इस चुनाव के अंदर कुछ लॉन्च पार्टियां करने जा रही हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, कुछ भाजपा के नेता भी हैं, उनको कितनी सफलता मिलेगी? कुछ को सफलता पीछे मिली, कुछ को नहीं मिली। डॉक्टर साहब, आपको एक बीच में रोकना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या बात है कि राजनेता अपनी ही बात से पलटी मार जाते हैं। मैं बात करूं शायद 2001 के आसपास की बात करूं या 2000 की बात करूं। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हरियाणा में सरकार थी और शायद एलनाबाद का कोई उपचुनाव आया था। उस समय एलनाबाद का था या डबावाली का था, मेरे को याद नहीं आ रहा। उस एलनाबाद चुनाव, जब उस चुनाव की बात आती है तो जब पत्रकारों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से एज ए सीएम पूछा कि जी इस उपचुनाव में आप किसको टिकट देंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जो राजनीति, जो हमारा जो ठोस कार्यकर्ता होगा ना, जिसने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई, उसे टिकट दूंगा। लेकिन बाद में उसी क्षेत्र से अभय चौटाला को टिकट दे दी। पत्रकारों ने फिर सवाल किया कि जी आप तो कहते थे कार्यकर्ता को टिकट दूंगा और आपने अपने बेटे को टिकट दे। बोला भाई मेरा गलती नहीं है इसमें, हल्के की जनता उठ कर आ गई और उन्होंने एक बात कही, भाई अभय चौटाला से बढ़िया कोई सीट काट नहीं सकता, मेरी तो मजबूरी हल्के की जनता ने बढ़ा दी। तो अपनी बात से पलट करके और फिर अपने युवराज को लॉन्च कर देते हैं, अपनी बेटे बेटियों को टिकट दे देते हैं। इस बारे में आपकी क्या कहना है? वो एलनाबाद का शायद चुनाव था। ओम प्रकाश चौटाला जी ने शायद 2 जगह से चुनाव लड़ा था। उस समय नरवाना से लड़ा था और वहाँ से लड़ा था और वो नरवाना भी जीत गए थे। और एक चुनाव ओम प्रकाश चौटाला जी ने उचाना से भी लड़ा था जी, तो वहाँ से भी वो वीरेंद्र डूमर खा के मुकाबले चुनाव जीत गए थे। तो उस जगह पे वो आए। देखो, राजनेताओं का तो एक बात है, बहुत पहले एक बार नरवाना का उपचुनाव हुआ था। मैं उस चुनाव में 10-15 दिन रहा था। तो उस चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी, पहला चुनाव नरवाना का उनका वो था। और रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी नरवाना से पहला चुनाव था, क्योंकि शमशेर सुरजेवाला चले गए थे राज्यसभा में। तो वहाँ इनकी सेटिंग हो गई आपस में। और चौधरी बंसीलाल के कैंडिडेट थे कोई नैन करके, तो रामचंद्र जांगड़ा जी आज राज्यसभा के सांसद हैं, चौधरी मनफूल सिंह जी। और मेरी ड्यूटी 5-6 गाँवों के अंदर लगी हुई थी। तो वहाँ पे कांग्रेस के कई मंत्रियों ने बताया कि भजनलाल जी की सेटिंग हो चुकी है ओम प्रकाश चौटाला के साथ, कि मैं आपकी यहाँ मदद करूँगा, तुम मेरी कालका के अंदर मदद करना। और कालका के अंदर पहला चुनाव जो उपचुनाव हुई था वो चंद्रमोहन जी लड़ रहे थे। तो भजनलाल जी ने भी एक ही बात कही थी कि कालका क्षेत्र के अनेक गाँवों के सरपंच और अनेक
जो अपने संगठन होते हैं कि वो संगठन मेरे पास चंद्रमोहन की टिकट के लिए आए, तो ये तो एक अच्छा बहाना राजनीतिक लोगों के पास होता है कि भाई जनता का दबाव आ गया, हाँ, इसलिए हमने टिकट दे दी, अपने बेटे बेटियों को टिकट दे दी। अब जब जनता अब चुनाव आएगा तो ये रैलियों में जो बस भर के ले जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, या जब टिकट के लिए जो कमेटी बैठती है उसके सामने ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं और वहाँ अपनी भीड़ लेकर के जाते हैं, वो भीड़ तो राजनेताओं को दिखाई नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार के लिए तो संगठन मिलाए 10 आदमियों ने जाके अंदर कह दिया, उनसे एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया, उनकी बाइट करवा दी कहीं पे, और उसी का आधार बना करके देखा। आपने जेजेपी के बारे में देखा होगा, जो बाडड़ा से नैना चौटाला जी ने लड़ा, जेजेपी के एक पूर्व नेता ने जब जेजेपी छोड़ी तो ये स्टोरी उन्होंने कंप्लीट बताई कि मेरे को डॉक्टर अजय सिंह जी ने ये बोला कि आप मीटिंग बुलाओ और उस मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव पास करो कि भाई दुष्यंत चौटाला की मां को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि रही है। सारा राजनीति में सेटिंग का खेल है, सारा सेटिंग का खेल है, कंप्लीटली सेटिंग का है। जब इनके रसाई आती है तो सारे चीज़ें एक तरफ कर दी जाती हैं, जनता इनको तब दिखाई नहीं देती, ना इनको सामाजिक संगठन दिखाई देते। तब तो इनके परिवार का कोई नाम लेता है तो सामाजिक संगठनों का नाम ये बढ़ चढ़ करके लेते हैं और कहते हैं जनता की डिमांड पे हमने प्रत्याशी दिया। अगर इस प्रकार का खेल चलता रहा, हरियाणा में जैसे आज 90 सीटें हैं, आप अंदाज़ा लगा लो कि पुराने पॉलिटिशियन के परिवार को कितनी सीट चाहिए, 10 से 15 सीट चाहे तो चौधरी देवीलाल के परिवार को चाहिए। आज हर आदमी तो राजनीति में है, 4 से 5 सीटें आज भजनलाल परिवार को चाहिए, सारे तो राजनीति में हैं, कोई XMLA है, कोई XMP है, और 4 से 5 सीटें आज चौधरी बंसीलाल के परिवार को भी चाहिए। तो अगर ये इस तरह से परिवारवाद हैवी होने लग गया तो इसको तो एक इलेक्शन कमीशन ही कोई बाउंडेशन लगा सकता है कि जिस इलाके के अंदर जिस आदमी की वोट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है कि वो केवल वहीं से चुनाव लड़ सकता है। हमारे दर्शकों को अब एक बात बता दीजिए, आप वो बता दीजिए कि कितने पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो अपने युवराज को लॉन्च कर चुके हैं और कितने ऐसे नेता हैं जो युवराज को इन विधानसभा चुनाव में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। देखो, 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात अगर हम करें तो उसमें प्रमुख नाम प्रोफेसर संपत सिंह, जो चाहते हैं अपने बेटे गौरव संपत के लिए टिकट। पीछे भी उन्होंने ट्राई की थी। एक नाम कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो अब मेंबर पार्लियामेंट बने हैं हिसार से, वो चाहते हैं कलायत से या आदमपुर से कि मेरा बेटा विकास चुनाव लड़े। एक महम से आन सिंह दांगी ने तो अपने बेटे को जनसभा, बड़ी जनसभा करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने और दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने, उदय भान जी के सामने क्लियर ही कर दिया कि भाई मैं राजनीतिक रूप से एक तरह से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और बलराम दांगी को प्रत्याशी महम से बनाया जाए। और कहीं न कहीं कर्ण सिंह दलाल, एक बार उन्होंने यूपी से अपने बेटे को कांग्रेस पार्टी के निशान से चुनाव लड़वाया भी था और अब वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं से मेरा बेटा भी चुनाव लड़े। हुड्डा साहब का वो सीधा रिश्तेदार भी है। किरण चौधरी भी अपनी बेटी की टिकट के लिए ही तो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गई है और जनता की डिमांड और जनता के मुद्दे लेकर के उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। उन्होंने इसी बात का एतराज़ किया कि भाई मेरी बेटी को MP की टिकट नहीं मिलने दी, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रही हूँ। और इसमें एक नाम और आने वाला है, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, उदय भान जी। चर्चाएं ये भी हैं कि उदय भान जी भी ये डिमांड कर सकते हैं 1-2 महीने बाद कि मेरी जगह मेरे बेटे को चुनाव लड़वाया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा रहा कांग्रेस का, कहीं न कहीं श्रेय उनको मिला हुआ भी है कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज की वोटें उनके साथ जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो उसकी बात को भी शायद झुठला नहीं पाएंगे। मौलाना जी, फूलचंद मौलाना जी के बेटे पीछे MLA जीत करके आए, आज MP भी जीत करके आए अम्बाड़ा से, उनको सफलता मिली इस चीज़ के अंदर। तो ऐसे अनेक नाम हैं जो अपने युवराजों को लॉन्च करना चाह रहे हैं। किसको कामयाबी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो जनता ने तय करना है। भाजपा के राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने ऐसा सुना है कि अंदर खाने को कांग्रेस में सेटिंग भी हो चुकी है आरती को कांग्रेस से विधानसभा चुनाव का टिकट दिलवाने की। देखो, वो सेटिंग अगर कांग्रेस से हुई है, जहाँ तक मेरा अपना मत है कि आरती राव कांग्रेस में जा सकती है, लेकिन इंद्रजीत जी इस चुनाव में भाजपा छोड़ करके, मंत्री पद छोड़ करके, MP से रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल तक स्वतंत्र प्रभार का केंद्रीय मंत्री पद का पद जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। बड़ी मुश्किल से 75,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते हैं और उनको इस जीत के महत्व का भी पता है। वो एक प्रेशर गेम खेल रहे हैं। जब जो चुनाव आता है, जैसे वीरेंद्र सिंह डुमरखा बार बार
नारा देते थे कि भाई मैं तो सीएम की लड़ाई, बांगर की चौधर, बांगर की चौधर, इसी नारे को लेकर के बीजेपी में गए। हालांकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा मान और सम्मान वीरेंद्र सिंह डुमरखा को दिया, उनकी पत्नी को एमएलए की टिकट दिया, उनके बेटे को एमपी बनाया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं हुए। और उसके बाद जो ये मामला अब चल रहा है इंद्रजीत जी वाला, ये भी हर चुनाव के बाद सीएम का नारा देते थे कि चौधर लेके आएंगे भाई अहिरवाड़ के अंदर। लेकिन ये पंचकुला के अंदर अमित शाह जी ने बिल्कुल कन्फर्म कर दिया कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और यही अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे। कहीं न कहीं बैकफुट पे तो गए हैं, लेकिन एक प्रेशर गेम जो होता है वो खेल रहे हैं कि बीजेपी या तो तेरी बेटी को टिकट के लिए कहीं न कहीं से हमें भर दे या फिर लड़की कांग्रेस ज्वाइन कर ले। ऐसा तो बहुत से नेताओं ने किया है। ये प्रेशर गेम आप राव इंद्रजीत का मानते हैं या उन लोगों का ही मानते हैं जो अपने युवराज को लॉन्च करने की तैयारी में है? देखो, बीजेपी के अंदर तो राव इंद्रजीत ही कर रहे हैं आज, क्योंकि वो वर्तमान में तो बीजेपी में है। वो पीछे चुनाव में भी टिकट मांगते रहे, दोनों चुनाव में नहीं मिला उनकी बेटी को टिकट, लेकिन अब मानते हैं कि भाई बेटी को उन्होंने जिस प्रकार से कई हलकों के अंदर दावा कर रहे हैं वो कि हम तो नांगल चौधरी भी लड़ जाएंगे, टेली भी लड़ जाएंगे, कोसड़ी लड़ जाएंगे। तो एक माइंड प्रेशर गेम ही है ये। इसमें बीजेपी टिकट देती है नहीं देती है वो बीजेपी जाने और वो जाने, लेकिन अब की बार चुनाव आरती राव जरूर लड़ेंगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से लड़ो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। तो ये थे वीरेंद्र राठी जी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति के आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीति के सारे धागे खोल करके रख दिए और स्पष्ट रूप से बता दिया कि प्रदेश के करीब 1 दर्जन ऐसे नेता हैं जो इस विधानसभा चुनाव में अपने युवराज को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। और भाजपा में तो राव इंद्रजीत जो है वो प्रेशर गेम पूरी तरह से खेल रही हैं। उस प्रेशर गेम में उनको कितनी कामयाबी मिलती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति बड़ी करवट लेने वाली है और वो करवट किस तरह बैठेगी यह आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।